फ्लाइट जैसे ही पेरिस की तरफ बढ़ती है, लूसी के शरीर में एक भयानक बदलाव शुरू हो जाता है। उसका दिमाग अब 50% की क्षमता को पार कर रहा था, लेकिन उसका भौतिक शरीर इस असीमित ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा था। अचानक उसके हाथ और चेहरे की कोशिकाएं हवा में धुएं की तरह बिखरने लगती हैं। लूसी को समझ आता है कि उसका शरीर गायब हो रहा है। वह तुरंत अपनी सीट से उठती है और वॉशरूम की तरफ भागती है। खुद को पूरी तरह बिखरने से बचाने के लिए वह अपने पास रखा बाकी का नीला सी PH4 ड्रग निकालती है और उसे एक ही बार में पूरा निगल जाती है। ड्रग के अंदर जाते ही उसका शरीर फिर से स्थिर हो जाता है, लेकिन उसकी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। पेरिस एयरपोर्ट पर उतरते ही लूसी को रोकने के लिए मिस्टर जैंग के आदमी वहां पहले से ही घात लगाए बैठे थे, लेकिन लूसी सीधे पेरिस पुलिस के एक ईमानदार अधिकारी कैप्टन पियरे डेल रियो को फोन लगाती है। वह डेल रियो को उन 3 तस्करों के बारे में बताती है जो ड्रग्स के पैकेट्स लेकर पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती हुए हैं। डेल रियो को पहले तो लूसी की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब लूसी पुलिस के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके सीधे डेल रियो की कार के रेडियो और नेविगेशन स्क्रीन पर अपनी आवाज और लोकेशन दिखाने लगती है, तो डेल रियो के होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। डेल रियो पुलिस बल के साथ उस अस्पताल पहुंचता है जहां तीनों तस्करों को रखा गया था, लेकिन मिस्टर जैंग और उसके खूंखार चीनी गैंगस्टर्स भी वहां भारी हथियारों के साथ आ धमकते हैं। अस्पताल का शांत माहौल अचानक एक वॉर जोन में बदल जाता है। जैंग के आदमी पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वे तीनों तस्करों के पेट को चीरकर उनके अंदर से CPH4 के बाकी बचे पैकेट्स निकाल लेते हैं। डेल रियो और उसकी टीम इन गैंगस्टर्स के सामने बेबस नजर आ रही थी। तभी वहां लूसी की एंट्री होती है। लूसी बेहद शांत और बेखौफ अंदाज में अस्पताल के कॉरिडोर में कदम रखती है। जैसे ही जैंग के शूटर लूसी पर बंदूकें तानते हैं, लूसी अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करती है। वह बिना हाथ उठाए सिर्फ अपनी नजरों से हवा में एक अदृश्य तरंग पैदा करती है। पलक झपकते ही दर्जनों हथियारबंद गुंडे हवा में तैरने लगते हैं, मानो अस्पताल के अंदर से गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह गायब हो गया हो। वे सब छत से जा चिपकते हैं और उनके हाथों से बंदूकें छूटकर फर्श पर गिर जाती हैं। लूसी उनके पास से गुजरती है और उन तीनों पैकेट्स को अपने कब्जे में ले लेती है। डेल रियो ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाता है। लूसी डेल रियो से कहती है कि उसे तुरंत प्रोफेसर नॉर्मन के पास पहुंचना है, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है। मिस्टर जैंग, जो इस हमले में बच गया था, गुस्से से पागल हो चुका था। वह अपने बचे हुए आदमियों को इकट्ठा करता है और लूसी का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। पेरिस की सड़कों पर एक हाई स्पीड कार चेज शुरू होती है। लूसी खुद कार चलाती है, लेकिन उसका दिमाग अब 60% क्षमता पर था, जिससे वह ट्रैफिक और समय की गति को अपने हिसाब से धीमा कर पा रही थी। वह बेहद खतरनाक रफ्तार से गाड़ियां चलाते हुए पुलिस और जैंग के आदमियों को छकाती है और सीधे उस यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ती है जहां प्रोफेसर नॉर्मन उसका इंतजार कर रहे थे। लूसी और कैप्टन डेल रियो आखिरकार उस यूनिवर्सिटी की लैब में पहुंच जाते हैं, जहां प्रोफेसर नॉर्मन अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। लूसी जब कमरे में कदम रखती है तो वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक उसे देखकर दंग रह जाते हैं। उसके दिमाग की क्षमता अब 70% को पार कर चुकी थी। वह हवा में तरंगों को साफ देख सकती थी। सेलुलर नेटवर्क, टीवी सिग्नल्स और इंटरनेट का पूरा डेटा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। वह प्रोफेसर नॉर्मन से कहती है कि अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। मेरे शरीर की कोशिकाएं बहुत तेजी से अपनी भौतिक अवस्था खो रही हैं। मुझे इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को सहेजने के लिए CPH4 ड्रग्स की बची हुई पूरी मात्रा की जरूरत है। वैज्ञानिक तुरंत तैयारी शुरू करते हैं। लूसी को एक खास चेयर पर बिठाया जाता है और उसके शरीर में उन तीनों पैकेट से निकाला गया शुद्ध नीला CPH4 ड्रग इंजेक्ट करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही ये भारी मात्रा में ड्रग लूसी की रगों में दौड़ता है,
लूसी के दिमाग की रफ्तार 80% तक पहुंच जाती है। उसका शरीर अब अजीब हरकतें करने लगता है। वह काली, जेली जैसी रहस्यमयी तरंगों में बदलने लगती है, जो लैब के सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को अपने अंदर समाने लगती हैं। वह खुद को एक विशालकाय, जीवित सुपर कंप्यूटर के रूप में बदलने लगी थी, ताकि वह ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को एक जगह स्टोर कर सके। ठीक इसी समय यूनिवर्सिटी के बाहर मिस्टर जैंग अपनी पूरी फौज के साथ आ धमकता है। ताइपे का यह बेरहम गैंगस्टर अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसके आदमियों के पास रॉकेट लॉन्चर और भारी मशीन गनें थीं। वे यूनिवर्सिटी के गार्ड्स को मारते हुए सीधे उस लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां ऑपरेशन चल रहा था। कैप्टन डेल रियो और यूनिवर्सिटी में तैनात कुछ पुलिसकर्मी मिलकर जैंग की पूरी सेना का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैंगस्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। कॉरिडोर में अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं, दीवारें ढहने लगती हैं और धमाकों से पूरी बिल्डिंग कांप उठती है। डेल रियो दरवाजे पर मोर्चा संभाले हुए अपनी जान की बाजी लगा देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। लैब के अंदर लूसी का दिमाग अब 90% की क्षमता को छू चुका था। वह इस भौतिक संसार के बंधनों को पूरी तरह से तोड़ रही थी। लूसी अब सिर्फ समय और स्पेस को देख ही नहीं रही थी, बल्कि वह उसमें यात्रा करने की क्षमता हासिल कर चुकी थी। लैब की खिड़कियां और दीवारें अचानक गायब होने लगती हैं और लूसी के सामने समय का चक्र पीछे घूमने लगता है। वह वैज्ञानिकों के सामने ही स्पेस टाइम में पीछे की तरफ यात्रा करने लगती है। वह आधुनिक पेरिस की सड़कों से पीछे जाते हुए सीधे आदिम युग में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ घने जंगल और डायनासोर घूम रहे थे। समय की इस अद्भुत यात्रा में पीछे जाते जाते लूसी आखिरकार मानव इतिहास के उस सबसे शुरुआती मोड़ पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात लूसी नाम की ही उस दुनिया की पहली आदिम महिला ऑस्ट्रेलोपिथेक्स से होती है, जिसका जिक्र रिचर्ड ने कहानी की शुरुआत में किया था। आधुनिक लूसी उस आदिम महिला के सामने अपनी उंगली आगे बढ़ाती है। जैसे ही उन दोनों की उंगलियों के सिरे एक दूसरे को छूते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माइकल एंजेलो की मशहूर पेंटिंग द क्रिएशन ऑफ एडम में दिखाया गया है, लूसी के दिमाग की क्षमता सीधे 100% पर पहुंच जाती है। ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, समय की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक का सारा सच लूसी के अंदर समा जाता है। ठीक इसी पल लैब का दरवाजा टूटता है और मिस्टर जैंग अपनी बंदूक लिए अंदर घुस आता है। प्रोफेसर नॉर्मन और बाकी वैज्ञानिक खौफ से पीछे हट जाते हैं। जैंग सीधे उस चेयर की तरफ बढ़ता है जहां लूसी बैठी थी और बिना वक्त गंवाए सीधे लूसी के सिर पर बंदूक तानकर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन जैसे ही गोली चलती है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लूसी वहां से पूरी तरह गायब हो जाती है। उसके कपड़े खाली होकर फर्श पर गिर जाते हैं। जैंग हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल कैप्टन डेल रियो अंदर आकर जैंग को गोली मार देता है और इस खूंखार ड्रग लॉर्ड का अंत हो जाता है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। लूसी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वह हर जगह मौजूद थी। वह समय बन चुकी थी, वह ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी थी। तभी प्रोफेसर नॉर्मन के कंप्यूटर से एक अजीब सी चमकीली ब्लैक पेन ड्राइव बाहर निकलती है, जिसके अंदर लूसी ने ब्रह्मांड का सारा असीमित ज्ञान और इतिहास सुरक्षित कर दिया था। डेल रियो हैरान होकर अपने फोन को देखता है, जिसके स्क्रीन पर एक रहस्यमयी मैसेज फ्लैश होता है, आई एम एवरीवेयर, यानी मैं हर जगह हूं। तो दोस्तों, ये थी लूसी की कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन हमें अरबों साल पहले दिया गया था और अब यह हमारे ऊपर है कि हम इसके साथ क्या करते हैं। उम्मीद है आपको यह रोमांचक और फिलॉसॉफिकल सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।